तो सभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का आईबी टायर 2 मतलब जिनको देना है, जिनका टायर 1 क्लियर हो गया है, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे मतलब ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, जिनके जवाब तो मैंने दे दिए हैं, बट स्टिल मुझे लगता है बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देने, अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस के मतलब डाउट्स जो हैं वो बच्चे को क्लियर नहीं है। तो वो उसके लिए मैं एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ, आप इसे देख लोगे तो मोस्ट प्रोबेबल है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और इस वीडियो के बाद ही हमारी आज से ही क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो आज मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, वो सारे इन्फॉर्मेशन आप मतलब आपके काम की हो जाएंगी। इसके बाद भी किसी कोई डाउट रहता है तो आप बेसिकली कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं वहाँ पे प्रॉपर आपको डेटा बता दूंगा। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सबको पता है कि सिक्योरिटी असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव का जो टायर 2 है वो कभी भी मतलब 15 से 20 दिन में, 1 महीने के अंदर अंदर होने की पूरी उम्मीद है। तो ऐसे केस में बहुत सारे आपके डाउट्स या जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं लेकर के आ गया हूँ, जो मुझे लगे। बाकी और अगर आपके होंगे तो आप जरूर पूछ लेना। सबसे पहली बात तो ये है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो देखो भाई, एग्जाम का जो पैटर्न है टायर 2 का, सबको पता है कि टायर 1 में आपने जो स्कोर किया, अच्छा इस वीडियो के एंड में देखो, एंड मिस मत करना, क्योंकि एंड में इस वीडियो के मैंने आपको ये भी बताया है कि किन बच्चों को मेंस की तैयारी करनी चाहिए, वो मैं पूरा डेटा लेकर के आया हूँ। तो एक बार आप जरूर देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर हैं, मतलब आप अगर टायर 3 तक जाएंगे तो आपके क्या चांसेस हैं, ठीक है। तो एक बार जरूर देख लेना। एग्जाम पैटर्न किसके बारे में बात करेंगे, टायर 2 का, क्योंकि टायर 1 आप सभी देख करके आ गए हैं। टायर 1 और टायर 3 मिला करके ही, ठीक है, टायर 1 प्लस टायर 3 ये दोनों मिला करके ही फाइनल मेरिट बनेगी, ठीक है भाई। तो फाइनल मेरिट जो बनने वाली है वो बनने वाली है टायर 1 और टायर 3 से, टायर 2 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। तो एग्जाम का जो पैटर्न है वो ये है कि आपको रिटर्न पैसेजेस, मतलब आपको पैसेज राइट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको 500 वर्ड्स के 2 पैसेजेस आपको मिलने वाले हैं, ठीक है भाई। और उन्हें आप ट्रांसलेट करोगे, ठीक। तो आगे मैं आप बात करूंगा कि कौन से लैंग्वेज में कैसे क्या क्या रहने वाला, सारा बताता हूं, तो ठीक है। तो एग्जाम का पैटर्न यही है कि भैया आपको एक रिटन एग्जाम देना है, ठीक है। कैसा एग्जाम देना है आपको, एक रिटन एग्जाम देना है, जो कि ट्रांसलेशन का काम है, ठीक है। ट्रांसलेशन का काम है, 500 वर्ड के 2 पैसेजेस आएंगे, ठीक है, 500 के। टोटल मार्क्स की अगर बात करें तो नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है कि आपको 50 नंबर का ये जो पैसेज है वो 50 नंबर का है, ठीक है भाई। पैसेज 50 नंबर का है, बट आपको मैं एक छोटी सी जानकारी दे देना चाहता हूँ कि ये नंबर जो है ना वो 40 का होता है। 10 मार्क्स जो इसमें है ना वो इंटरव्यू में चेक किए जाते हैं। यानी अगर आप इंटरव्यू तक जाएंगे तो इंटरव्यू में क्या किया जाता है कि वो चेक करते हैं, क्योंकि ये जो ट्रांसलेशन है उसमें कहीं ना कहीं आपकी लोकल लैंग्वेज चेक करी जाती है। तो ये जो 10 मार्क्स है ना, इसमें वो आपकी फ्लुएंसी चेक करते हैं कि लोकल लैंग्वेज में आप इसको, मतलब अगर अपने सीनियर ऑफिसर को कुछ आप इन्फॉर्मेशन देने जाएंगे तो लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश में और इंग्लिश से लोकल लैंग्वेज में उसको कैसे समझा पाएंगे। तो ये जो 10 मार्क्स आपके होते हैं ना, ये 10 मार्क्स एक्स्ट्रा वाले, ये आपके इंटरव्यू में चेक कर लिए जाते हैं। तो बेसिकली ये जो पेपर आपका है ना वो 40 मार्क्स का है, 50 का नहीं है, ठीक है। और बात कर लेते हैं, तो आप ऐसा समझ लो कि 20-20 नंबर के आपके पास 2 पैसेजेस हैं और उसमें से आपको 10-10 नंबर स्कोर करना है। यानी कि अगर आपको क्वालिफाई करना है तो क्वालिफाइंग मार्क्स इज 20। तो आप समझ लो कि 40 में से आपको 20 नंबर लाने हैं इसको क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। कैसे क्वालिफाई होगा वो टेंशन छोड़ दो, मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। अगली बात कर लेता हूँ कि लेवल ऑफ ट्रांसलेशन आपका क्या रहने वाला है, ठीक है। देखो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, अब आगे बढ़ जाऊंगा कि लेवल ऑफ ट्रांसलेशन। तो देखो भाई, 10th और 12th बेस का ये जो पैसेज होता है वो 10th और 12th बेस का होता है। देखो यहाँ वो आपसे बहुत ज्यादा मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि आप शुद्ध हिंदी या शुद्ध एकदम बहुत ज्यादा शुद्ध शुद्ध चीजें लिखें, ऐसा नहीं। वो कोई लिटरेचर नहीं देंगे आपको, साहित्यिक ट्रांसलेशन नहीं मिलता है, नो टफ वोकैब, इतना भी ऐसा वोकैबलरी नहीं दे देंगे कि आप उसे पढ़ के समझ ही ना पाओ, ठीक है। आइडिया आप लगा ले जाओगे। बाकी जैसा मैंने बोला है, आज वोकैब की क्लास लगेगी जिसमें आप वोकैब सीखोगे कि कौन कौन से वोकैब आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। इसका मतलब है कि लेवल ऑफ ट्रांसलेशन बहुत हार्ड नहीं रहने वाला है, ठीक ठाक लेवल रहने वाला है, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। मिक्स लैंग्वेज, कई सारे बच्चों का सवाल था कि क्या हम मतलब जैसे मान लो हिंदी और इंग्लिश किसी ने ले रखी है, तो क्या मैं जितना समझ पाऊँ उतना इंग्लिश में लिख दूं, जो ना समझ पाऊँ हिंदी में लिख दूं, ऐसा आप नहीं कर सकते। आधी मराठी में, आधी इंग्लिश में, आधी आप कोंकणी में, आधा अलग लैंग्वेज, तो ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है भाई। और टेलीग्राम पे मैं एक आज पीडीएफ डाल दूंगा, उसमें आप जरूर देख लेना कि लोकल लैंग्वेज में कौन कौन सी लोकल लैंग्वेज आईबी में एक्सेप्टेड है, ठीक है। और ये आपको वैसे भी पता होनी चाहिए कि आपने जब फॉर्म भरा होगा ना टायर 1 का, टायर 1 का जब आपने फॉर्म भरा होगा तो उसमें अपने आपने एक लैंग्वेज चूज करी होगी, ठीक है। तो वही वही आने वाला आपके एग्जाम में, ठीक है।
क्योंकि जो आपने चूज करा होगा, बट फिर भी एक बार मैं पीडीएफ डाल दूंगा। आगे बात कर लेते हैं चांसेस टू फेल। क्या कोई चांस है कि हम इसमें फेल हो सकते हैं? तो उसके फेल होने के चांसेस क्या है वो जरा सुनो। वैसे तो मोस्टली बच्चे इसको क्लियर कर जाएंगे, लेकिन कौन से बच्चे क्लियर नहीं कर पाएंगे वो सुनना। आपने पैसेज पढ़ा और पैसेज में आपने क्या करा, उसकी मीनिंग चेंज कर दी पैसेज की। तो पैसेज की आपको मीनिंग चेंज नहीं करनी, ठीक है। पैसेज का जो मीनिंग है वो एज इट इज रखना है आपको। अपने तरफ से कोई चीजें ऐड करने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही समझो जैसे मान लो कि आपको कोई चीज मिली और आपको बताई गई, तो आप जाकर के आपने उसे नरेट कर दिया, किसी को एज इट इज नरेट करना है, ठीक है। आप एक असिस्टेंट हैं, सिक्योरिटी असिस्टेंट हैं, आप एक एग्जीक्यूटिव में, आपको जानकारी ले जाकर के इन्फॉर्मेशन देने जैसा है। तो जैसा बताएगा एज इट इज आपको बताना, उसमें मिर्च मसाला लगाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उसकी मीनिंग चेंज ना करें। अगर मीनिंग चेंज करेंगे दो दिक्कत हो सकती है। ग्रामर बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए भाई। ये नहीं कि आप प्रेजेंट को पास्ट में बना रहे हो, पास्ट को फ्यूचर में बना दे रहे हो, इंडेफिनिट को आप कॉन्टिन्यूअस में बना दे रहे हो। ये नहीं होना चाहिए। ग्रामर के बेसिक्स आपको, मतलब टेंस वगैरह आपको अच्छे से आने चाहिए। ट्रांसलेट कंप्लीट पैसेज, पूरे पैसेज को ट्रांसलेट करिए। तो अगर आप मीनिंग चेंज नहीं करते हैं, ग्रामर के बेसिक्स आपके ठीक हैं और आप पूरा पैसेज ट्रांसलेट कर देते हैं, तो आपके पास चांसेस नहीं है आप फेल हो, आप पास हो जाएंगे, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। एक व्यूअर का सवाल था कि सर टाइम मैनेजमेंट का भी बता देना, क्योंकि 500 वर्ड्स के दो पैसेज जो हमारे पास होंगे उनको ट्रांसलेट करना 1 घंटे के अंदर, ठीक है। तो 1 घंटे में कैसे करेंगे। दूसरी बात, लैंग्वेज के बारे में जो मैं भी बात कर रहा था वो ये है। मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लो कोई दिल्ली में रहता है, ठीक है। उसने टायर 1 में जब फॉर्म भरा होगा तो उसने लैंग्वेज चूज करी होगी हिंदी। लोकल लैंग्वेज यहाँ की क्या है, हिंदी है। तो अब ऐसे केस में क्या होगा, एक पैसेज आएगा उसको जो हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, ठीक है, ये 500 वर्ड्स का। और सिमिलरली क्या होगा कि एक पैसेज उसको और मिलेगा जिसको उसको ट्रांसलेट करना होगा क्या, इंग्लिश टू हिंदी में, और ये भी कितना होगा, 500 वर्ड्स का। इसका मतलब है कि आपने जो भी लोकल लैंग्वेज अपनी टायर 1 में चूज करी है, वही लैंग्वेज आपकी उस पर्टिकुलर लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश में, और इंग्लिश से उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में अलग अलग दो पैसेजेस आपको देखने को मिलेंगे। एक आपके उस लोकल लैंग्वेज में और एक आपको इंग्लिश में दिखेंगे। तो जो लोकल लैंग्वेज में दिखेगा उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, और जो इंग्लिश में दिखेगा उसे लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, ठीक है भाई। इतनी बात आपके समझ में आ गई, आगे बढ़ जाए। देखो भाई, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो पैसेज पढ़े, उन्होंने एक वर्ड पढ़ा, उन्होंने उसकी मीनिंग लिख दी, एक वर्ड पढ़ा उसकी मीनिंग लिख दी। ऐसे आपको नहीं करना, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करना। मैंने आपको बोला ना, मीनिंग को कन्वे करना है। पैसेज में जो भी लाइंस लिखी होंगी उसकी मीनिंग को कन्वे करके आगे आप उसको ट्रांसलेशन के फॉर्म में लिख देंगे। मैं जब आपको अभी जब दूसरे वीडियो जब इसकी डलेगी ना ट्रांसलेशन वाले, उसमें आप देखोगे तो आप सीख जाओगे, मुश्किल नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ 10 दिन के अंदर अंदर आपका सिलेक्शन मैं तय करूंगा, 10 से 12 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कैसे करना है, ये बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आपको पूरी लाइन पढ़नी है, पूरी लाइन पढ़ने के बाद पूरी लाइन को ट्रांसलेट करना है। ऐसा नहीं कि आपने एक वर्ड पढ़ा उसको सोचने लगे, नहीं, पूरी लाइन पढ़ो, मैसेज क्या जा रहा है उस लाइन से, उस लाइन को समझा और उसको अपनी लोकल लैंग्वेज में लिख दी। जो भी भाषा है, एकदम साहित्यिक नहीं लिखनी। लोकल लैंग्वेज मतलब जैसे हम लोगों से बात करते हैं उस भाषा में लिखनी है, ठीक है। बट तेरे को मेरे को करके नहीं लिखना भाई, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक्स का क्या है भाई, कि अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो क्या हो सकता है। तो देखो भाई, 1 से 2 मिस्टेक्स तो चल जाएंगे, बट ये नहीं कि आप रिपीटेड मिस्टेक्स कर रहे हो, बार बार मिस्टेक कर रहे हो, और कुछ लोगों की स्पेलिंग ही ठीक नहीं है। यहाँ तक आए हो तो आपकी स्पेलिंग ठीक ही होगी ना। बट अगर आपकी स्पेलिंग में दिक्कत है, ठीक है, तो थोड़ा मोटा उस पे जो मैं वोकैब बताऊंगा उस पे काम कर लेना, जिस पे वो ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। बाकी आप कोशिश करना कि कम से कम मिस्टेक्स करिए। तो स्पेलिंग में 1 से 2 मिस्टेक्स चल जाएंगी, ज्यादा नहीं करना, बहुत ज्यादा कि 8-10 मिस्टेक आप कराए तो उसमें कुछ आपके एक आध मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। कंप्लीशन ऑफ पैसेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपका इवेल्युएटर है, जो इवेल्युएट करेगा आपके पैसेज को, वो देखेगा कि क्या आपने पैसेज शुरू से आखिरी तक ट्रांसलेट किया है कि नहीं। क्योंकि आपको पूरा मैसेज देना है ना भाई, आधा अधूरा बात थोड़ी छोड़ के आएंगे आप। तो आपको पूरा पैसेज पूरा ट्रांसलेट करना है। इसका मतलब 500 वर्ड्स के दोनों पैसेजेस आपको पूरे पूरे ट्रांसलेट करने। इससे अधूरा छोड़ के आए तो हाई रिस्क हो सकता है फेलियर का। हाई रिस्क मतलब जितना ज्यादा आप छोड़ के आओगे उतना ज्यादा हाई रिस्क होगा। इवेल्युएटर्स मतलब वो उसके बुद्धि पे है फिर, ठीक है, वो क्या सोचता है। तो आपको पैसेज को ना पूरा कंप्लीट करके आना है किसी भी हालत में। कैसे पूरा करोगे, अभी उसका टाइम मैनेजमेंट बताता हूँ। देखो भाई, एक्स्ट्रा शीट्स मिलती हैं। कुछ बच्चों का सवाल था कि क्या एग्जाम में एक्स्ट्रा शीट मिलेगी। भाई मिलेगी, इन्विजिलेटर से मांग लेना, मना थोड़ी कर देगा आपको, ठीक है। आप बट जितना आपके पास रहेगा आप उसमें लिखना। जब आपको लगेगा कि हाँ मेरे को एक्स्ट्रा शीट्स की जरूरत है, आप इन्विजिलेटर को बोल सकते हो, वो आपको लाके एक्स्ट्रा शीट्स दे देगा, ठीक है। बात कर लेते हैं टाइम मैनेजमेंट का। टाइम मैनेजमेंट की खूबसूरती क्या है देखना। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि सर 500 वर्ड्स के एक पैसेज
और 500 वर्ड्स का एक पैसेज। अब दो 500 वर्ड्स के पैसेजेस हैं। मैं आपको बताता हूं कि किसका पैसेज कंप्लीट होगा, किसका पैसेज कंप्लीट नहीं होगा। देखो भाई, आपको इसके लिए कि आप अपना कम टाइम में, यानी जो भी गिवन टाइम है 1 आवर में, अगर आप चाहते हैं 1 आवर के अंदर अंदर या उससे बहुत पहले 10-5 मिनट पहले भी, ताकि आप क्रॉस चेक कर पाए कि आपने कुछ गलतियां तो नहीं कर दी, तो 1 घंटे के अंदर आपका दोनों पैसे ट्रांसलेट हो जाए, इसके लिए आपकी रीडिंग एबिलिटी बहुत काम आने वाली है। अगर आपकी रीडिंग अच्छी है, मतलब आप जल्दी से पढ़ के मैसेज कन्वे कर लेते हैं, जल्दी से पढ़ के पैसेज की मीनिंग कन्वे कर लेंगे। अब देखो, प्रॉब्लम किस में होगी? प्रॉब्लम होगी लोगों को इंग्लिश में, क्योंकि लोकल लैंग्वेज में तो प्रॉब्लम नहीं है। लोकल लैंग्वेज में तो आप अपना लोकल लैंग्वेज यूं पढ़ के समझ लोगे, हिंदी में कोई बात लिखी होगी तो आप यूं पढ़ के समझ लोगे। बाकी मैं आपकी जो विकैब में, जैसे जो भी विकैब इस्तेमाल होने वाली है, ठीक है, उस पे मैं बात करूंगा। तो अगर आपने भाई मतलब रीडिंग ठीक से कर ली, अपनी लोकल लैंग्वेज आपको आती है, आपने उसको पढ़ा तो आपको मीनिंग तो समझ में आ गई, उसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लोगे, वो काम आप जल्दी कर लोगे। दिक्कत कब होगी? जब आप इंग्लिश टू हिंदी में जाओगे या इंग्लिश टू अपनी लोकल लैंग्वेज में जाओगे। जब आप इंग्लिश टू अपनी लोकल लैंग्वेज में जाओगे, ठीक है, दिक्कत आपको वहां पर होगी। क्यों? अगर इंग्लिश की मीनिंग आपको जल्दी से समझ में नहीं आती, इंग्लिश की लाइन आपको जल्दी से समझ में नहीं आती, वहां टाइम लगेगा। तो एक टेंशन तो हमारी कम है कि हमारी लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, वो आप कर ले जाओगे, जल्दी जल्दी हो जाएगा। लेकिन इंग्लिश रीडिंग आपको ठीक करनी पड़ेगी। तो इसके लिए डेली आपको एक छोटा सा काम करना है, ज्यादा काम नहीं करना है। आप कुछ भी रीड करिए, कुछ भी रीड करिए। कुछ भी का मतलब, बहुत सारे लोग द हिंदू पढ़ने लग जाएंगे, लाओ ये पढ़, इतना टफ नहीं आता यार। ठीक है, आप हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ लो, लो भाई, ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ लो। या फिर आप मुझे बोलोगे, कमेंट बॉक्स में लिख देना, आप मुझे बोलोगे, मैं डेली का आपको एक रीडिंग का पैसेज टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आपको डेली बस उसे पढ़ लेना है। ठीक है, तो आप एक हैबिट डाल लोगे आने वाले 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर, कि आपकी रीडिंग एबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। वो अच्छी हो जाएगी, आपका टाइम मैनेजमेंट अपने आप हो जाएगा। ठीक है, और ट्रांसलेशन वाली जो बात रही उसके बारे में बात कर लेता हूँ। क्या भाई, एक इंपॉर्टेंट बात, क्या, एक बच्चे का सवाल था कि सर, अगर हम ओडिया में ट्रांसलेट करना चाहें, ठीक है, हम मराठी में ट्रांसलेट करना चाहें, तो हमारा क्या? आप हिंदी टू इंग्लिश करवा दोगे, इंग्लिश टू हिंदी करवा दोगे, लेकिन हमारा क्या? तो देखो भाई, पहली बात तो ये है कि एक अकेला मास्टर बहुत सारी भाषाएं नहीं जानता, मतलब मैं तो नहीं जानता, कोई मतलब विद्वान होगा, बहुत में वर्क किया होगा उसने, वो लैंग्वेजेस उसको पता होंगे। बट मुझे तो नहीं आती, मैं मराठी नहीं जानता, मैं उड़िया नहीं जानता, मैं कश्मीरी या मतलब उर्दू वगैरह मुझे नहीं आती। तो ऐसे केस में मैं आपकी एक छोटी सी मदद ये कर सकता हूँ भाई मेरे, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। देखो, मैं कोई चीज जब मैं पढ़ाऊंगा, जैसे मान लो मैंने विकैब पढ़ाई, तो मैंने हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी, ये वाली विकैब पढ़ा दूंगा। ठीक है, इंग्लिश से हिंदी जब मैं समझाऊंगा उस चीज का, वो विकैब जो, तो आपको अगर हिंदी आती है, अगर आपको हिंदी आती है, तो आप अपने लोकल लैंग्वेज में उसकी मीनिंग समझ जाओगे। इन केस अगर आपको हिंदी नहीं आती, उस केस में क्या करना है, जो मैं ये लिस्ट दूंगा इंग्लिश की, ठीक है, जो मैं ये लिस्ट दूंगा इंग्लिश की, वो आप पर्टिकुलर लैंग्वेज में अपने कन्वर्ट कर लेना। मैं एक लिस्ट दे दूंगा, उस लिस्ट की बहुत ज्यादा नहीं है कि 1,500 2,000 4,000 है, बहुत ज्यादा वर्ड मीनिंग ऐसे नहीं मैं आपको पढ़ा दूंगा अथाह कि मतलब जिसका कोई वही नहीं है, कि मैं कुछ भी पढ़ाया जा रहा हूँ, नहीं। गिनी चुनी जितने विकेबलरी में आपको दूंगा, आप उनको क्या करना, आप किसी की भी मदद से, एआई की मदद से, गूगल की मदद से, किसी की भी मदद से अपनी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट कर लेना, उनको आप याद कर लेना। ठीक है, और जब मैं इंग्लिश टू हिंदी करवाऊंगा, तो आप उसी पैसेज को इंग्लिश टू अपने लैंग्वेज में करना। ठीक है, और इंग्लिश टू उसी लैंग्वेज में करना आप। और जब मैं हिंदी टू इंग्लिश करवाऊंगा, तो ये तो सिर्फ हिंदी वाले ही कर पाएंगे, लेकिन आपकी जो आपकी लोकल लैंग्वेज रहेगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना कि एक पर्टिकुलर, या मैं एक काम करता हूँ, टेलीग्राम का एक ग्रुप ऐसा बना देता हूँ जिसमें आप मैसेजेस कर सको मुझे। तो उस केस में आप क्या करोगे कि अगर मान लो ओडिया के 20 लोग हैं, ऐसे अलग अलग अगर लोकल लैंग्वेज के जो लोग होंगे, उनके पैसेजेस में बना के दे सकता हूँ, इतना मैं कर सकता हूँ। ठीक है, मैं उनके पैसेजेस बना करके दे दूंगा, लेकिन इंग्लिश टू हिंदी और इंग्लिश टू हिंदी ही मैं यहाँ पर चल पाऊंगा। ठीक है, बाकी लोगों के लिए इतनी सी मदद कर सकता हूँ मैं। ठीक, तो अब आगे बढ़ जाता हूँ और अगली बात कर लेते हैं। देखो भाई, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं फैंसी vocabs, आई नो हाउ टू राइट एडवांस इंग्लिश, एडवांस vocabulary, एक्चुअली आई थिंक आई शुड यूज idioms, phrases, एटसेट्रा एटसेट्रा। देखो भाई, वहां पे ना आपकी राइटिंग स्किल नहीं चेक करी जा रही, बस ये चेक किया जा रहा है कि जो बातें लिखी हुई हैं इस भाषा में, वो आप अपनी भाषा में समझ पा रहे हो, जो आपकी भाषा है उसको इंग्लिश में समझा पा रहे हो। बस इतनी सी जानकारी के लिए उनको सीधी सीधी आपकी बात समझनी है। फैंसी वर्ड्स लिख करके उन्हें ये नहीं बताना है कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है या मेरी हिंदी बहुत शुद्ध है।
इससे उनको कोई लेना देना नहीं है, उसके एक्स्ट्रा नंबर आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स कुछ नहीं मिलने वाले। आप इडियम्स यूज कर दो, फ्रेजेस यूज कर दो, कुछ नहीं मिलने वाले। जो जैसा लिखा है उसको वैसे उसको एज इट इज ट्रांसलेट कर देना है, ठीक है। एक्स्ट्रा आपको फैंसी विकैब लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो जब एक्स्ट्रा मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे तो ये काम क्यों करना है, वहां इतने एफर्ट्स क्यों देने। जहां पे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे तो वहां पे आपको ये काम क्यों करना है भाई। बात समझ गए। बात कर लेते हैं नीटनेस। अब देखो भाई, पैसेज अगर ट्रांसलेट कर रहे हो ना, सफाई बहुत जरूरी है, ठीक है। सफाई बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि आपकी राइटिंग अच्छी हो, तो राइटिंग अगर अच्छी है कोई टेंशन ही नहीं लेनी। जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं, वो एक काम कर सकते हैं, जब भी आप लिखना ना, थोड़ा सा गैप रखना अपने वर्ड्स में। आप जब थोड़ा गैप रखते हो ना, और वो गैप ना थोड़ा कोशिश करना कि बराबर बराबर चले। वो गैप जब बराबर बराबर चलता है वो देखने में ठीक लगता है। तो नीटनेस मैटर करेगा, नहीं तो इवेल्युएटर ना कई बार इरिटेट हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता। मैसी राइटिंग लिख दोगे आप, मैसी जैसा लिखोगे, खुद भी पढ़ने में दिक्कत, दूसरों को पढ़ने में दिक्कत, इवेल्युएटर बुरा मान जाता है, वो इरिटेट हो जाएगा, तो समझ नहीं पाएगा वो क्या ही करा है आपने, ठीक है। तो डॉक्टर वाली राइटिंग वहां काम नहीं आएगी। तो मैसी मत लिखना, क्लियर लिखना, जो भी लिखना साफ साफ लिखना। राइटिंग अच्छी ना भी हो तो भी साफ साफ लिखना, ठीक है। ग्रामर परफेक्शन। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे अरे यार मैं तो ग्रामर परफेक्ट नहीं है, मैं क्या करूंगा ऐसा से। किसने बोला है आपको कि वहां पे ग्रामर चेक कर रहा है आपका। आपको टेंस आना चाहिए, आपको टेंस आना चाहिए भाई, ठीक है। टेंस अगर आपको आता है, टेंशन हटाओ, प्रेपोजिशन, ठीक है। टेंस आपको, और आपको चाहिए प्रेप्स, ठीक है। आपको टेंस, आपको प्रेपोजिशन, ये दो चीजें चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा और बाकी हल्का फुल्का जो विकेबलरी मैं आपको बताऊंगा वो चाहिए। इसके अलावा आपको कोई परफेक्शन वगैरह की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, थोड़े मोटे क्या है, एक्टिव पैसिव, क्योंकि वहां ना पैसिव वॉइस का इस्तेमाल होता है, तो पैसिव को थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। तो टेंस हो गया। और इसके लिए मैं कुछ अलग से मतलब इसके लिए भी मैंने आपके लिए कुछ सोचा है, ये भी मैं आपको करवाऊंगा। थोड़ा मोटा, बहुत ज्यादा नहीं, एक छोटी सी वीडियो उसके लिए, ठीक है। तो टेंस, प्रीपोजिशन, वोकैबुलरी और पैसिव वॉइस, ये आपको अगर इतना आता है तो ग्रामर की टेंशन छोड़ दो, ठीक है। ट्रांसलेशन हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि पैसेज करंट अफेयर्स से आ रहे हैं, द हिंदू पढ़ लो, ये पढ़ लो, नव भारत टाइम्स पढ़ लो, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लो, फलान पढ़ लो, ढकान पढ़ लो। भाई मेरे, यूपीएससी नहीं है। मोस्टली जो आपके पैसेजेस आते हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड होंगे, ठीक है। ज्यादातर आपको पैसेजेस सिक्योरिटी पे देखने को मिलते हैं और सोशल इश्यूज, दो तीन इनके फेवरेट टॉपिक्स हैं, इसी पर सवाल पूछे जाते हैं, इसी पे पैसेजेस आते हैं। गवर्नमेंट से रिलेटेड स्कीम वगैरह कुछ ऐसा कुछ दे देगा। सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सारे सिक्योरिटी है, अब आईबी है, इंटेलिजेंस है, सिक्योरिटी की बात तो करनी भी चाहिए। सोशल इश्यूज जो भी होंगे वो भी उसी से रिलेटेड होंगे। तो ये दो तीन टॉपिक हैं, इस पे जितने पैसेजेस मैं करवाऊंगा, ठीक है, वो सारे सफिशियंट होंगे, और कुछ पैसेजेस मैं आपको एक्स्ट्रा काम पे दूंगा जो आप भी तो करेंगे होमवर्क में, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि ये सारी बातें तो खत्म हो गई भाई, ठीक है, कि ये सारे क्वेश्चंस थे। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चंस हो तो वो क्वेश्चन आप मुझे जरूर बता देंगे। अब इसके बाद जो मैं आपसे बात करने वाला हूं, जैसा कि मैंने बोला था वीडियो के एंड में मैं ये बताऊंगा कि इसको मेंस की तैयारी करनी चाहिए और कितनी किसकी क्या उम्मीदें रहने वाली हैं, ठीक है भाई। आप जरा ध्यान से देखना इसको। आप जब इसको देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव पास्ट फाइनल मेरिट। तो ये एक मतलब, अब सबके एसआईबीज तो अलग अलग हैं, सबके जोनल अलग अलग हैं, लेकिन एक ओवरव्यू के रूप में अगर हम देखें कि सबका मिला करके एक रेंज वाइज अगर देख लें, तो ये एक ठीक ठीक आपको आइडिया दिला देगा, ठीक है। ठीक ठीक आइडिया आपको दिला देगा, ठीक। अब सबको पता है कि जो मेरिट है ना, मेरिट ये वेरी करती है, जरा समझो, ठीक है। मेरिट वेरीज बेस्ड ऑन वैकेंसीज एंड पेपर लेवल। देखो भाई, अब मेरिट जो है ना वो वेरी कर जाती है कि वैकेंसीज कितनी है और पेपर का लेवल कैसा है। तो एग्जैक्ट बता पाना तो मुश्किल है, बट आइडिया लग सकता है। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन इज अप्लाइड। टायर वन में तो वो वही होगा, टायर थ्री में नॉर्मलाइजेशन का क्वेश्चन है, वो तो इंटरव्यू का है। टायर टू मस्ट बी क्वालिफाइड, ये तो आपको पता ही है, इस पे हमने बात कर ही ली। ऑलवेज टारगेट मार्क्स हायर देन पास्ट ट्रेंड्स। अब पास्ट ट्रेंड्स हमें एक आइडिया जरूर देते हैं, लेकिन आपको पता है हर साल कंपटीशन बढ़ जाता है, तो ये हमें बस आइडिया देते हैं, लेकिन टारगेट आपका हायर होना चाहिए पास्ट ट्रेंड्स से। तो पास्ट ट्रेंड्स क्या है? 2018 में जनरल की कट ऑफ 62 से लेकर के 64 है, ठीक है।
अब आप देखोगे 2020 में यही हो गई 64 से लेकर के 66, 2023 में यही हो गई 66 से 69। आप देख रहे हो हर साल कट ऑफ बढ़ गई है, हर साल बढ़ गई है। अब ये फिर से 25 में हुआ है, तो 25 में कितने की उम्मीद है मैं अभी बता देता हूं, किसका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, ये फाइनल मेरिट है, ठीक है। ऐसे ही आप ओबीसी का देख लो, पहले था 58 से लेके 60, फिर 2 नंबर बढ़ गए, फिर 2 नंबर बढ़ गए, ठीक है। ऐसे आप समझ लो एससी का भी और एसटी का भी, ठीक है। तो ये ट्रेंड्स बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अब आप ये समझ लो कि अगर बात करें 2025 की, 2025 की, तो मैं आपको बता दूं कि अगर इसको जैसे 2-2 नंबर इन्होंने बढ़ाया, तो 2-2 नंबर भी अगर बढ़ाए जाए तो फाइनल मेरिट 70 से नीचे तो नहीं बनने वाली, 70 से लेके 72 मान लो, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, इससे नीचे तो नहीं बनने की ना। और इसी हिसाब से आप बाकी अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से लगा लो। तो अगर किसी के मार्क्स, मैं इसको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप ये समझ पाओ कि आपको तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और करनी भी है तो किस लेवल, मतलब टायर 3 में कितना स्कोर करना है। अब मान लो एक एग्जांपल दे देता हूं, कोई दिल्ली से है, कोई दिल्ली से, ठीक है, जनरल है, यूआर कैटेगरी का है, दिल्ली से, इस हिसाब से आप अपना जोनल देख लेना, तो दिल्ली से है। अब उसके मान लो कि 45 मार्क्स, या मान लो उसके मैं 50 नंबर ले लेता हूँ, ठीक है भाई, मान लो 50 नंबर उसके आ गए, ठीक है। मान लो टायर 1 क्लियर कर चुका है, टायर 1 में उसके 50 नंबर आ गए, वो क्लियर कर गए। तो आप देखो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, मिनिमम तो 22 नंबर की रिक्वायरमेंट उसकी है, मिनिमम 22 नंबर की रिक्वायरमेंट उसको है, किसमें, 50 में से, इंटरव्यू में। लेकिन दिल्ली का कट ऑफ तो इससे ज्यादा ही जाएगा ना, दिल्ली एक मतलब अच्छी सिटी में आती है ना, तो उसका कट ऑफ और ज्यादा जाएगा। बाकी जोन वाइज डिपेंड करता है, कट ऑफ नीचे जाता है ऊपर जाता है ऐसे। तो दिल्ली वाले को अगर उसके 50 नंबर हैं, तो आप उसको हिसाब से सोच लेना ना कि आपको कितने ज्यादा मतलब नंबर स्कोर करने हैं। तो दिल्ली वाले को तो कम से कम 30 नंबर तो गिरे हालत में करना चाहिए, मिनिमम गिरे हालत में 30 करना चाहिए, ताकि वो फाइनल मेरिट में आ जाए। समझ पा रहे हैं आप? तो इस हिसाब से एक एक कैटेगरी का आप आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ जी, इस हिसाब से हमें समझ में आ रहा है कि हमें मतलब टायर 3 में कितना ज्यादा हमें स्कोर करना है, जिससे कि हम टायर 2 की टेंशन छोड़ दो तो आप क्लियर करोगे, ठीक है। टायर 3 में आपको कितना स्कोर करना है, जिसके हिसाब से आपके नंबर मतलब इतने आ जाएं कि आप फाइनल मेरिट में आ जाओ, ठीक है। तो ये पास के ट्रेंड्स हैं, तो इस हिसाब से आप देख लो, जनरल का 70 से लेके 72 तक हो जाएगा। इसी हिसाब से अगर आप ओबीसी का देख लोगे, तो ओबीसी का मान के चलो आप 65 से लेके 67 का मान लो, ठीक है। एक मैं एक मतलब ये रेंज वाइज ये वेरी करेगा भाई, ठीक है, कहीं इसी को तुम फाइनल मान के चल लेना, ये ऊपर नीचे जाएगा क्योंकि ये जोन वाइज डिपेंड करता है, ठीक है। अब ऐसे ही ओबीसी का हो गया, तो ऐसे आप एससी का सोच लो, एससी का भी मान के चलो आप 58 से लेके 60 के बीच में, ठीक है। और एसटी का भी आप ऐसे ही देख लो कि मान के चलो कि 53 से लेके 55 तक। तो ये आपका एक मतलब एक नॉर्मल रेंज मैंने बता दिया, नॉर्मल रेंज है ये, नॉर्मल रेंज, ठीक है। अब ये वेरी करेगा सिटी वाइज या जोन वाइज, जैसा आपको पता है एसआईबीज जो भी हैं जिसके, ठीक है। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम सीधा, अब बातचीत नहीं करेंगे, अब सीधा उतरेंगे, अगली वीडियो में मिलूंगा मैं आपसे जल्द ही, आज ही मिलेंगे हम अगली वीडियो में। और उसमें हम आज सीखेंगे वोकैबुलरी, ठीक है, और उन वोकैब का कैसे इस्तेमाल करते हैं, पैसेज में कैसे यूज करेंगे, वो सारी बातें, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लिंक टेलीग्राम का आपका डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लो, तैयार हो जाओ तैयारी जीत के लिए, ठीक है भाई। धन्यवाद।